ऑपरेशन नस्र 2 के तहत ईरान ने एक ऐसी मल्टी टैप रणनीति अपनाई है जिसने अमेरिकी एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। जॉर्डन से लेकर बहरीन, कुवैत और कतर तक फैले अमेरिकी ठिकानों पर हुए इन घातक हमलों ने न सिर्फ 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इसमें घायल हुए हैं, बल्कि अमेरिका के सैन्य रुतबे को भी करारा झटका लगा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 1400 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें गंवाने के बाद अब पेंटागन को 30 साल पुरानी और आउटडेटेड पैक 2 मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुस्तफा का प्रतिशोध, अमेरिका की मिसाइलों का अकाल और पश्चिम एशिया में टूटते सुरक्षा चक्र पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरब देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने वाली ईरान की इस बदली हुई रणनीति में स्वाम और मल्टी टैप अटैक दोनों शामिल है और इसका नतीजा ये रहा कि बीती रात अरब के तकरीबन हर अमेरिकी बेस के आसपास सायरन गूंजते रहे और एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय रहे। बहरीन में अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर परिसर को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि उसके ड्रोन ने अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह चकमा देते हुए इस डेटा सेंटर को सीधे निशाना बनाया। इसके बाद जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों और विजुअल एनालिसिस में साफ देखा जा सकता है कि ईरानी वॉरहेड ने कंक्रीट के बेहद मजबूत ढांचे को चीरते हुए लगभग 19 मीटर चौड़ा भीषण क्रेटर बना दिया, जिसने सीधे अंदरूनी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ईरान ने हमले से पहले और बाद की तस्वीरें जारी करके दावा किया है कि सेंटकॉम यहां से क्लाउड डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पेंटागन और CIA को खबर मिली है कि ईरान को रूस और चीन से खुफिया या तकनीकी सहयोग मिल रहा है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा है कि रूस और चीन किसी स्तर पर ईरान की मदद कर रहे हैं। और ऑपरेशन नस्र 2 की 26वीं लहर में ईरान ने 3 स्तरों वाला हमला किया, जिसमें ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक हथियारों के इस त्रिशूल से एक साथ कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले की शुरुआत शायद आत्मघाती ड्रोन के झुंड से हुई, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इनका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस को उलझाना और उस पर दबाव बढ़ाना था। इसके बाद मैदान में उतारी गई 1700 किलोमीटर रेंज वाली इमाद बैलिस्टिक मिसाइल मार्व तकनीक के कारण अंतिम चरण में भी ये अपना रास्ता बदलकर सटीक निशाना साध सकती है। फिर आई जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल की बारी। 700 किलोमीटर रेंज की जुल्फिकार कम दूरी की तेज प्रतिक्रिया वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। खैबर शिकन से भी हमले हुए तो 1450 किलोमीटर रेंज की ठोस ईंधन से चलने वाली आधुनिक ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान का दावा है कि इसे थार जैसी रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए विकसित किया गया है। ईरान ने 1400 किलोमीटर तक रेंज वाली फतह हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया। इसकी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसी रफ्तार की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ईरान का दावा है कि अब ऑपरेशन नस्र 2 के तहत हो रहे उसके जवाबी हमलों का मकसद केवल रनवे या इमारतों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैन्य अभियानों की रीढ़ माने जाने वाले कमांड, संचार और लॉजिस्टिक नेटवर्क उसके टारगेट है। और अब देखिए ऑपरेशन नस्र 2 की 26वीं लहर में ईरान ने एक साथ कहां हमला किया। पहला हमला बहरीन में अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर कॉम्प्लेक्स में हुआ। IRGC ने इसे अपने सबसे सटीक हमलों में से एक बताया। फिर ईरान ने कुवैत में हमला किया और अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। हमलों के दौरान पूरे इलाके में सायरन गूंजते रहे और वायु रक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय रही। फिर हमला हुआ जॉर्डन के मुअफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस पर। यहाँ के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की मिसाइलें यहाँ एयर डिफेंस को भेदते हुए लक्ष्य तक पहुंच गई। पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर का अल उदैद एयरबेस भी 26वीं लहर के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल रहा। अमेरिकी सेना ने 30 से भी ज्यादा साल के इतिहास में पहली बार पुरानी और आउटडेटेड मानी जाने वाली पैक 2 GMT पैट्रियट मिसाइलों का नया इमरजेंसी ऑर्डर दिया है। पैक 2 मिसाइलें तकनीक और मारक क्षमता में पैक 3 के मुकाबले काफी पुरानी और कम क्षमता वाली हैं। और अभी जो हालात अरब में है उससे साफ है कि पश्चिमी एशिया एक बारूदी ढेर पर बैठा है, जहां कभी भी महाविस्फोट हो सकता है। अमेरिका का फौलादी घेरा और ईरान का जिद पर अड़ा मिसाइल तंत्र यह बता रहा है कि यह सिर्फ 2 देशों की टक्कर नहीं बल्कि वैश्विक विनाश का ट्रेलर है। पेंटागन ने ईरान को पाषाण युग में धकेलने का फाइनल ब्लूप्रिंट बना लिया, जबकि ईरान ने भी अरब में सबसे बड़े विनाश का इंतजाम कर लिया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ईरान राख के ढेर में बदलेगा या दुनिया एक नए और भयानक विश्व युद्ध की आग में झुलसेगी? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए
जानिए अरब में अभी तक के सबसे विनाशक समीकरण। ऐसे संकेत मिल रहे हैं अगले 48 घंटे में ईरान पर फुल स्केल हमले शुरू हो सकते हैं। पहला संकेत है यूरोपीय देशों से दर्जनों C-17 ग्लोब मास्टर ने अरब देशों की तरफ उड़ान भरी है। दूसरा संकेत है ब्रिटेन और इजराइल में अमेरिका ने B-1 बॉम्बर्स तैनात किए हैं। तीसरा संकेत है इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए कहा है। चौथा संकेत है ट्रंप ने कहा है वो अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं। पांचवा संकेत है चीन ने अपने नागरिकों को अरब देशों की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है। और ईरान के आक्रामक तेवर को देखते हुए ट्रंप ने हमले का फाइनल ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिसमें ईरान दहन के 6 चरण हैं। पहले चरण में ईरान के डिफेंस सेक्टर को तबाह किया जाएगा, जिसमें मिलिट्री और नेवल बेस पर हमले किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में ईरान के कम्युनिकेशन सेक्टर को ध्वस्त किया जाएगा, जिसमें रडार और संचार प्रणाली पर हमले किए जा सकते हैं। तीसरे चरण में ऑयल सेक्टर को टारगेट करके सभी तेल ठिकानों और पाइपलाइन पर हमले किए जा सकते हैं। चौथे चरण में पावर सेक्टर पर हमले होंगे, जिसमें पावर प्लांट और बिजली सप्लाई ध्वस्त की जा सकती है। पांचवें चरण में टनल नेटवर्क को नष्ट किया जा सकता है और आखिरी चरण में न्यूक्लियर सेक्टर को टारगेट किया जाएगा, जिसमें परमाणु संयंत्र तबाह होंगे और यूरेनियम पर कब्जा अमेरिका करेगा। अमेरिका ईरान में तख्ता पलट कराना चाहता है। इसके लिए वो विद्रोह भड़काना चाहता है। इसी वजह से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो जाए, वो मुश्तबा शासन के खिलाफ हो जाएं, तब ईरान विरोधी गुटों के जरिए अमेरिका सत्ता परिवर्तन करा दे। ईरान में अंधकार काल शुरू करने के लिए अमेरिका सभी पावर प्लांट पर मिसाइल प्रहार कर सकता है। इसका पहला टारगेट दमावंद पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 2868 मेगावाट है। इसके बाद शहीद सलीमी नेका पावर प्लांट पर हमला हो सकता है, जिसकी क्षमता 2215 मेगावाट है। तीसरे नंबर पर शहीद रिजाई पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 2043 मेगावाट है। केरमान पावर प्लांट पर भी अटैक हो सकता है, जिसकी क्षमता 1912 मेगावाट है। पांचवें नंबर पर रामिन पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 1890 मेगावाट है। इन सभी पर हमले हुए तो ईरान का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। अगर ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के इरादे से हमले करते हैं तो इजराइल तुरंत इन हमलों में शामिल हो जाएगा। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है संकेत मिलते ही इजराइल युद्ध में शामिल हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है करमनशाह इलाके में सैन्य ठिकाने को फिर से तैयार किया गया है। सुरंगों के प्रवेश द्वार से मलबा हटाया जा रहा है, कई द्वार खोल भी लिए गए हैं। और ईरान सिर्फ अमेरिका से जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि अरब से उसका प्रभाव खत्म करके अपना वर्चस्व स्थापित करने का संघर्ष कर रहा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने अरब के शासन तंत्र को अपनी जकड़ में लिया था, लेकिन अब इस जकड़ को तोड़ने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। मुस्तबा और उनके सिपहसालार पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका अरब से बाहर हो जाए तो शांति का रास्ता अपने आप बन जाएगा। लेकिन अब इस क्षेत्र के बाहर भी ईरान की नजर अमेरिकी बेस पर है, इसीलिए ईरान ने हिंद महासागर से इंग्लिश चैनल तक हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। साइक्स-पिकॉट का दौर बहुत पहले खत्म हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन दूसरे उपनिवेशों की तरह डिएगो गार्सिया को भी खो देगा। ब्रिटेन के लिए बुद्धिमानी इसी में होगी कि वो अपनी सीमाओं की नाजुकता पर विचार करे और ये स्वीकार करे कि ईरान की क्षमताएं केवल सैन्य विकल्पों तक ही सीमित नहीं है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ एक गुप्त समझौता, जिसके तहत ऑटोमन साम्राज्य के अरब प्रांतों को आपस में बांटने की रूपरेखा तय की गई थी। इस समझौते का नाम इसके मुख्य वार्ताकारों के नाम पर था। ब्रिटेन के सर मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रांसवा जॉर्जेस पिकॉट के नाम पर इसे साइक्स पिकॉट कहा गया। समझौता 16 मई 1916 को हुआ था, जिसे रूस का समर्थन भी था। अजीजी ने संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सैन्य विकल्पों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि हाइब्रिड वॉर के विकल्प खुले हैं, क्योंकि डिएगो गार्सिया ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर है। ईरान और हिंद महासागर में बने इस द्वीप के बीच दूरी 4000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की मिसाइलें केवल 3000 किलोमीटर तक ही हमला करने में सक्षम हैं। इससे ज्यादा रेंज की मिसाइलें उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में ईरान ऑपरेशन डिएगो गार्सिया के लिए एक सैन्य रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट है कि ईरान डिएगो गार्सिया पर हमले के लिए किसी युद्धपोत का नहीं, बल्कि एक साधारण समुद्री नाव का इस्तेमाल कर सकता है। इस नाव पर कंटेनर में छिपाकर एफपीवी ड्रोन रखे जा सकते हैं। इस नाव को डिएगो गार्सिया बेस के करीब ले जाकर इससे औचक हमला किया जा सकता है। डिएगो गार्सिया बेस ब्रिटेन ने अमेरिका को लीज पर दे रखा है और यहां पर उसके बॉम्बर और फाइटर जेट्स तैनात हैं। और ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस पर अमेरिका के बॉम्बर और जेट तैनात हैं। ये उनका मुख्य बेस है। यहाँ बड़ी तादाद में B-1B लैंसर बॉम्बर तैनात हैं। ईरान की धमकी के बाद इस बेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है।
इस बेस पर 2 EA-37B तैनात किए गए हैं। यह आधुनिक विमान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। यह दुश्मन के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को ठप कर देता है। ईरान के हाइब्रिड हमले रोकने की तैयारी में यह कदम उठाया गया है ताकि ड्रोन हमले होने पर उनके सिग्नल जैम किए जा सके। और ईरान अमेरिका की वजह से दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ चुकी है, क्योंकि हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक तालाबंदी के काले बादल छा गए, जिसकी वजह से ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है और अमेरिका के अल्टीमेटम से ईरान बुरी तरह भटका हुआ है, बुरी तरह भड़क गया है। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हमले का हर्जाना भरेगा तेहरान या फिर अमेरिका जब्त संपत्तियों की नीलामी करेगा। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने सऊदी के टैंकरों एंसीलिया और लायला पर हमले किए। इसके साथ ही हूती ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर से होते हुए कोई भी जहाज सऊदी के पोर्ट पर गया तो उस पर हमले किए जाएंगे। इसी के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर हूती के हमले जारी रहे तो इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार माना जाएगा। ईरान और हूती के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि हर जहाज को हुए नुकसान की भरपाई ईरान की फ्री संपत्ति से की जाएगी। ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है, जो करीब 25,000 करोड़ है। इराक में ईरान की 10,000 करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लक्समबर्ग में 1,600 करोड़ की संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान में भी 1,200 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 2,500 करोड़ ब्लॉक हो गए हैं। अगर ईरान की फ्री संपत्ति से हर्जाना लिया गया तो इससे युद्ध और भड़केगा। अमेरिकी प्रशासन सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। वो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस वजह से बिना सोचे समझे आक्रामकता की वकालत कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि युद्ध जितना भड़केगा, डील के लिए अमेरिका को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी होगी। समुद्री मार्गों पर तनाव की वजह से टैंकरों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। 23 जुलाई यानी कल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर सिर्फ एक टैंक गुजरा। ये सबसे निचला स्तर है, क्योंकि 7 मई से पहले सिर्फ 3 टैंकर ही गुजरे थे। हॉर्मुज के विपरीत बाब अल मंदेब में आवाजाही बढ़ रही है। बाब अल मंदेब से 23 जुलाई को 32 टैंकर गुजरे हैं, जबकि एक दिन पहले 26 तेल टैंकर गुजरे थे। जोखिम से बचने के लिए कई जहाजों को स्वेज नहर के लंबे रास्तों से डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे खर्च के साथ 3 गुना समय लग रहा है। इराक के पीएम अली अल जैदी के साथ मीटिंग में ट्रंप ने ईरान के लिए डील का एक प्रस्ताव भेजा, जिसे अली अल जैदी ने तेहरान दौरे पर ईरान के सामने रखा, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान ने साफ कर दिया, जब तक हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान का अधिकार स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक कोई डील नहीं हो सकती। और पश्चिम एशिया की कूटनीति में ट्रंप ने एक ऐसा पासा फेंका है जो अरब देशों के संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ परमाणु डील के लिए बड़ी शर्त लगा दी है। शर्त यह कि सऊदी को परमाणु तकनीक तभी मिलेगी जब वो इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर दस्तखत करेगा। ट्रंप की इस शर्त का क्या असर होगा, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने बड़ी शर्त रख दी है। अगर सऊदी अरब को अमेरिकी परमाणु तकनीक चाहिए तो पहले उसे इजराइल को आधिकारिक मान्यता देनी होगी। ट्रंप ने परमाणु सहयोग को सीधे अब्राहम समझौते से जोड़ दिया है। असल में इजराइल और अमेरिकी कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद ट्रंप ने बैकफुट पर आने के बजाय इसे अपने कूटनीतिक एजेंडे से जोड़ दिया है। अमेरिका इस परमाणु सौदे को हथियार बनाकर रियाद पर दबाव बना रहा है कि वो इजराइल को मान्यता दे, ताकि खाड़ी में ईरान के प्रभाव के खिलाफ इजराइल और सऊदी अरब का एक मजबूत गुट खड़ा किया जा सके। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रुख हमेशा से साफ रहा है कि जब तक एक आजाद और संप्रभु फिलिस्तीन देश का निर्माण नहीं होता, तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। और कैसे एक सीक्रेट ऑयल डील से पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने कमाए करोड़ों, कैसे सऊदी ईरान तनाव के बीच आसिम मुनीर ने तेल वाला खेल किया, जिसमें रियाद को रक्षा कवच देने के बदले ब्लैकमेलिंग का बिजनेस मॉडल अपनाया। जानिए पूरी कहानी अब इस रिपोर्ट में। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक गुप्त समझौता कराया, जिसके तहत तेहरान सऊदी अरब पर अपने हमले रोकने के लिए सहमत हुआ, क्योंकि जनरल मुनीर और IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी के बीच एक जॉइंट ऑयल ट्रांसपोर्ट वेंचर है जो ईरान से पाकिस्तान तेल पहुंचाता है।
मुनीर ने वाहिदी को चेतावनी दी कि अगर सऊदी अरब पर हमले नहीं रुके तो इस जॉइंट वेंचर को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद सऊदी अरब को पाकिस्तान की वजह से सुरक्षा कवच मिला।